हेलो डियर बच्चों, नमस्कार। आपका पुनः एक बार मैं प्रारंभ क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि इस समय यूपी बोर्ड की परीक्षाएं गतिमान हैं। हिंदी का पेपर हो चुका है, गणित का पेपर हो चुका है। 4 तारीख को विज्ञान का महत्वपूर्ण पेपर है, क्योंकि मैं विज्ञान की तैयारी करवा रहा हूँ आप लोग को यूपी बोर्ड की। तो जाहिर सी बात है मैं विज्ञान की तैयारी कराऊंगा। मैं आज की क्लास में विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ, जो प्रत्येक विषय का मतलब विज्ञान में 3 खंड होता है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तीनों खंड से मैं केवल विकल्प क्वेश्चन लेके आया हूँ। और मैं ऐसा बहुत ज़्यादा विकल्प क्वेश्चन है कि 200 पढ़ लीजिए, 300 पढ़ लीजिए, 400 पढ़ लीजिए, नहीं, ऐसा मैं अन्य लोगों की तरह नहीं करता हूँ। मैं आप लोगों के सामने लिमिटेड क्वेश्चन ऐसा मान सकते हैं कि 25 से 30 क्वेश्चन आपके सामने लेके मैं उपस्थित हूँ। इस 25 से 30 क्वेश्चन में आपको, क्योंकि 70 नंबर का जो क्वेश्चन आपको 20-30 नंबर का क्वेश्चन जो विकल्प वाला क्वेश्चन आपको आता है, गोला करने वाला, यहाँ से क्वेश्चन आपको मैंने ऐसा क्वेश्चन को मतलब फ्रेम किया है कि आपको यहाँ से प्रश्न में पेपर में क्वेश्चन लगभग 70-80% आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो देर न करते हुए मैं केवल आपको बताऊंगा कि कौन सा पेपर मैं पहले भौतिक विज्ञान के 3 खंड लिया हूँ, फिर रसायन विज्ञान के 3 खंड लिया हूँ, इसके बाद हमने क्या किया है, जीव विज्ञान के 3 खंड को लिया है। इसी तीनों खंड से मेरा ज़्यादा हमने इस पर रिसर्च किया है कि ताकि आपको पेपर में यहाँ से क्वेश्चन मिल जाए। बहुत भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्लास बहुत लंबी नहीं होगी, क्लास बहुत छोटी होगी, लेकिन आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। इसके साथ ही साथ अगले दिन मैं इसके जो बड़े क्वेश्चन, विकल्प बड़े क्वेश्चन, छोटे लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेकर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा कि ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन का आपको तैयार करके जाइएगा, आपको ये क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा। तो ये 2 क्लासें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली क्लास में विकल्प बड़े क्वेश्चन है, और दूसरी क्लास में जो आएगा कल, उसमें क्या होगा बच्चों, उसमें आपको केवल लघुत्तरीय में प्रश्नों का संग्रह लेकर बना के रखा हूँ, उसको मैं आपको डिलीवर कर दूंगा। पेपर देख लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा। अंतिम प्रहार है, आप 3 तारीख को पढ़ के 4 तारीख को जाएंगे तो निश्चित ही यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो शुरू करते हैं। देखिए आप लिखा गया 4 मार्च का अंतिम प्रहार। तो क्या है, देखिए क्वेश्चन हमने बनाया है कि 10 पूर्णांक 70 अंक का होता है। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन बच्चों क्या है, पहला है कि थोड़ा सा हम कलर कर लेते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का अपना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया है, वस्तु की स्थिति होगी। अथवा अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनने के लिए उसे रखना होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण जो है, हमने इसका एक क्लास आपको एक वीडियो में क्लास में जो लिया है, उस क्लास को आप देख सकते हैं, लेकिन अब देखने का मौका नहीं है। अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, यदि वस्तु की स्थिति कहाँ है, वस्तु प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। हमने बताया था कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब सदैव सीधा व आभासी बनता है, जबकि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक, उल्टा और क्या बनता है, सीधा, मतलब वास्तविक तथा उल्टा था उससे छोटा बनता है। तो इसका उत्तर बच्चों हो जाएगा सी, कि दर्पण के ध्रुव और पी उसके फोकस बिंदु पी के बीच में है। ये क्वेश्चन, इसमें जितने बच्चों क्वेश्चन हमने लिए हैं सब बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ आप जितने भी क्वेश्चन भी देखेंगे आपको परीक्षाओं में या तो आए हैं या तो आने की संभावना बहुत है। तो पहला क्वेश्चन हो गया दर्पण से, जो है किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा व आकार में कुछ छोटा बनता है, अथवा किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाले दर्पण क्या है। ये देखिए हमने बताया कि उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा व गोलीय आकार में कुछ छोटा बनेगा, अथवा किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण क्या है। अब कौन दर्पण है, यहाँ पे आ गया कि वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। तो जाहिर सी बात है जब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया अवतल दर्पण। हमने बताया था ये अवतल दर्पण क्या होता है, इसके बाहर कलाई की जाती है और प्रतिबिंब क्या होता है, उसके धसे हुए भाग से होता है। 2 क्वेश्चन हो गए, ये 2 क्वेश्चन दर्पण के। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण क्या होगा। जाहिर सी बात है अगर आपका सीधा प्रतिबिंब बन रहा है तो जाहिर सी बात है कौन दर्पण होगा, वो समतल दर्पण या उत्तल दर्पण होगा। तो 3 क्वेश्चन है दर्पण से हो गए, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण, तीनों क्वेश्चन यहाँ से हो गए। अब यहाँ से आपको एक क्वेश्चन अगर दर्पण का आएगा तो मिलेगा। आगे क्या बच्चों है कि एक अवतल लेंस द्वारा, देखिए अवतल लेंस बताया था कि क्या होती है परिभाषा, ये अवतल लेंस होता है बच्चों, बीच में पतला और दोनों किनारों पे क्या होता है, मोटा होता है। कि वही बात करा कि एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है, सीधा होता है, आभासी तथा छोटा होता है, बी उल्टा आभासी छोटा होता है, सी सीधा आभासी तथा बड़ा होता है, इसके बाद डी है आभासी
उल्टा एवं बड़ा होता है। इसमें करना क्या है, इसमें करना क्या है बच्चों, आपको कुछ नहीं करना है कि अवतल लेंस है तो अवतल लेंस की परिभाषा क्या होती है, सीधा, आभासी तथा बस से छोटा बनता है। इसका ए ऑप्शन सही है, इसका ए ऑप्शन सही है। इसका बहुत डिटेल बताने की आवश्यकता अब नहीं है क्योंकि हमें अब वही पढ़ के जाना है ताकि हमको परीक्षा में क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है बच्चों, 5वां क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक लेंस से 0.2 मीटर दूरी रखी वस्तु की आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है, यह लेंस क्या होगा। अब हमें लेंस ज्ञात करना है कि इसका आवर्धन कितना है, ये 2.5 मीटर है, दूरी रखी वस्तु की आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 मीटर है, तो कौन सा होगा बच्चों, इसका आपका हो जाएगा आपका 0.2 पहला है 0.1 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 2 मीटर 0.2 मीटर का फोकस दूरी का अवतल लेंस, और दूसरा क्या हो गया 0.1 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, और डी हो गया 0.2 मीटर फोकस दूरी का उत्तल। इसमें उत्तर आपका सही हो जाएगा बच्चों, उसमें उत्तर आपका सही है बी। क्या है, बी उत्तर आपका सही है, 1 नंबर ये हो गया। फिर है स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबीन स्थित होता है। देखिए कोई भी स्वस्थ जो नेत्र है उसका दूरबीन बेटा अनंत होता है, लेकिन न्यूनतम बिंदु कितना होता है, तो न्यूनतम बिंदु क्या होता है 25 सेंटीमीटर। इसको याद रखिएगा, किसी वस्तु का न्यूनतम बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है और दूरबीन क्या होता है, अनंत होता है, अर्थात इसको अनंत तक देख सकते हैं। आगे चलते हैं क्या है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को यह दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते थे, निकट अवतल लेंस। हमने इसका एक तरीका आपको जब हम पढ़ाई क्लास ले रहे थे दर्पण लेंस का, तो हमने बताया था कि 2 लेंस होते हैं। समझ लीजिए यहाँ एक होता है दूर बेटा, दूर दृष्टि दोष, थोड़ा सा हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। एक दूर दृष्टि दोष होता है, एक हमने आपको बताया था निकट दृष्टि दोष। तो यहाँ पे थोड़ा देखिएगा दूर में ऊ आ रहा है, तो ऊ बड़ा मात्रा माने उत्तल लेंस हो गया। इसमें नी आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, अवतल लेंस। अगर किसी को अवदूर दृष्टि दोष, किसी की आंख में पीड़ित है तो वो अवतल, दूर है तो उत्तल लेंस, निकट है तो अवतल लेंस। तो ये पहले खंड के 7 क्वेश्चन हो गए। दूसरा खंड क्या है कि ये भी भौतिक विज्ञान के हैं। अब ये यहाँ से जो क्वेश्चन बचा हुआ है ये प्रकाश का प्रिज्म का है। जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग कैसा होता है, तो दूरस्थ प्रकाश क्या होता है, बैगनी होता है। जब ये प्रिज्म है इसमें प्रकाश की किरणें गिरती हैं तो 7 रंग जो है ये अपने 7 रंग में विभक्त हो जाता है। तो कह रहा कि जो है दूरस्थ उसके निर्गत प्रकाश प्रिज्म में आधार की तरफ क्या होता है, तो क्या होता है बेटा, ये आधार तरफ क्या होता है, बैगनी होता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बैगनी से हो जाएगा। अगला है श्वेत प्रकाश की किरण के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के लिए न्यूनतम विचलन होता है, तो किस रंग के लिए न्यूनतम होता है, तो लाल रंग का विचलन सबसे न्यूनतम होता है। यही कारण है बच्चों कि जो रेड लाइट होता है या जो ट्रेन का जो सिग्नल होता है वो रेड और हरा बना जाता है ताकि जो इसका प्रकीर्णन कम हो और ड्राइवर को काफी दूर तक को दिखाया। ये भी क्वेश्चन आता है कि क्या कारण है कि रेलवे के जो सिग्नल होते हैं लाल या हरे रंग के किए जाते हैं, लाल रंग किया जाता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अच्छा बच्चों अगला क्या है, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है, तो एम्पियर सेकंड मात्रक बच्चों किसका है, ये आवेश का मात्रक है। अगला क्या, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। ओम का नियम आप याद कर लीजिएगा, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। बिजली के बल्ब में तंतु किसका होता है, तो लोहे, टंगस्टन, तांबे का, पित्तल का, तो क्या होता है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, टंगस्टन का होता है। वहीं यहाँ टंगस्टन हो गया। वहीं बेटा था विद्युत हीटर में कौन सा तार लगाया जाता है, तो विद्युत हीटर में आगे करेगा नाइक्रोम का जो है तार लगाया जाता है। इस ये गलनांक के ऊपर क्या होते हैं, आधारित होते हैं। किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा। 10 सेंटीमीटर, इसमें सूत्र बेटा लगेगा 1/u माइनस 1/1 भी बराबर 1/f का सूत्र लगेगा। ये दर्पण का सूत्र है और लेंस का सूत्र होता है 1/u माइनस 1/v बराबर 1/f। ये दोनों क्या है, ये दर्पण का सूत्र है बच्चों और ये किसका है, ये लेंस का सूत्र है। इसी पे सवाल क्या होगा, लगाया जाता है। इसको याद करिएगा क्या है, तो कहा किसी 10 सेंटीमीटर यह दिया 10 सेंटीमीटर माने 1/10 हो गया बराबर क्या हो गया कि दर्पण 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखिए, माने वस्तु की पर क्या हो गई यू बराबर 20 सेंटीमीटर रखिए। तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब बच्चों क्या होगा, आप जान लीजिए दर्पण के वक्रता केंद्र तथा फोक के बीच में होगा। निकालोगे तो 30 का आ जाएगा। फिर 7वां है, 2 चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, किसी को वैद्युत प्रपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर समांतर क्रम में संयोजित किया जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होता है, तो उस उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होता है, आप याद करिए। देखिए ये कितना हो जाए, 1:4 का अनुपात का क्या होता है, 1:4 का अनुपात जो उसमें होता है। फिर देखिए, फिर हमने यहाँ किया, फिर एक ये 7 फिर है
अब यहाँ से बेटा रसायन विज्ञान का खंड शुरू होता है। 2 सेट हो गया जीव विज्ञान भौतिक विज्ञान के, 2 सेट रसायन विज्ञान के और 2 सेट किसके हो जाएंगे आपके जीव विज्ञान के हो जाएंगे। और कुल मिला के जो इतने सेट होंगे, अब हम थोड़ा सा इसको हम फास्ट करते हैं ताकि नहीं तो आपका क्या हो जाएगा, समझ ज़्यादा नुकसान हो, क्योंकि इसमें हो जाता है पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हमको रिविजन करने की इसमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। क्या है, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? मुंह का पीएच 5.5 से अधिक होने पर, मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर और मुंह का पीएच 7 होने पर। कह रहा कि दांतों को कब होता है? तो जाहिर सी बात है जब मुंह का पीएच 5.5 से कम होगा तब दांत क्या होगा, दांतों का क्षय होगा। जब पीएच का मान 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है, जब 7 से अधिक होता है तो क्षारीय होता है। जाहिर सी बात है जब मुंह का पीएच 5.5 होगा तो मुंह ज़्यादा अम्लीय होगा, अम्लीय से क्या होता है, दांतों का क्षय हो जाएगा। अगला बेटा है बच्चों है 9वां सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा अम्लीय लवण है? कौन सा अम्लीय सॉरी NaCl, Na2SO4, NaSO4 और KCN, इसमें कौन सा अम्लीय है? तो जाहिर सी बात है ये नमक हो गया, ये सोडा हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, सी जो है NaSO4, ये क्या है, ये अम्लीय लवण है। क्या बात है, अम्लीय लवण की बात करें तो ये अम्लीय लवण है। अगला बच्चों है प्रोपेनॉल या ब्यूटेनोन में, प्रोपेनॉल या ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह क्या है? प्रोपेनॉल या ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह क्या है? CHO, इसके बाद क्या है CO डबल बॉन्ड OH, इसके बाद क्या हो गया आपका सिंगल बॉन्ड OCH, इसका उत्तर हो जाएगा प्रोपेनॉल का जो होता है ये आपका, ये ऑप्शन ए सही है। किस यौगिक में कीटोनी समूह सॉरी किस यौगिक में कीटोनी समूह उपस्थित है? CH3COH, CH3 ये, इसका बाद दो ऊपर है, तो इसका जो समूह है कीटोनी समूह जो उसमें उपस्थित है बच्चों वो क्या हो जाएगा, इसका 11वां है। 11वां का आपका सही है ए, एक कीटोनी समूह, इसमें ये कीटोनी समूह है। आगे चलते हैं, एस्टल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या है? एथेनॉल, एथेनल, एथीन या एथाइन। तो जाहिर सी बात है एस्टल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड जो होता है उसका जो IUPAC नाम होता है उसका नाम बच्चों क्या होता है? एथेनल। क्या है? एथेनल होता है। 13वां है, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है? तो Cu कॉपर हो गया, ये जिंक हो गया, ये चांदी हो गया, ये निकिल हो गया। तो कौन नहीं पाई जाती है जिसमें हमें नहीं करना? तो आपका है अर्जेंटम माने चांदी, इसमें नहीं पाया जाता। दूसरा भाग है 8वां क्वेश्चन क्या है फिर से कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तन अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है? तो जिंक, इसके बाद करके जिंक जब भी तन अम्ल से क्रिया करेगा तो क्या निकालता है? Zn प्लस HCl लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा ZnCl बन जाएगा प्लस H2O गैस निकालेगा। इसका जो है यहाँ पे क्या करेंगे हम, ठीक, जब भी जिंक तन अम्ल से क्रिया करता है तो क्या निकालता है? हाइड्रोजन गैस निकालता है। या कह रहा बच्चों, इसमें भी या वाला था कि निम्न में कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? कौन सा अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? तो क्या हो जाएगा आपका, इसका जो है जिंक। यहाँ देखो अंतर क्या है, यहाँ पे हिंदी में लिखा गया है, यहाँ इसका प्रतीक लिखा गया है। 9वां क्वेश्चन बच्चों क्या है, निम्नलिखित में कौन सी एक दहन क्रिया है? दहन माने जलने की क्रिया, जो जलने के बाद का देखिए इसमें है NaOH प्लस CH3COH 3 CH3CONA प्लस H2, इसमें दहन क्रिया नहीं है। दहन क्रिया मतलब तो जिसमें उष्मा और प्रकाश निकले। तो जब मेथेन और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड H2O प्लस उष्मा और प्रकाश मिलता है। तो क्या हो जाएगा, ये 9वां का आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सी सही है, दहन क्रिया है। फिर 10वां क्या बच्चों, निम्नलिखित में से एल्काइन है, क्या है? एल्काइन क्या होगा? तो ये CH3CE4, एल्केन, एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन 3 सूत्र होता है। एक होता है C2H2 प्लस 2, एक होता है C2H2, एक होता है C2H2 माइनस 2। ये इसका फार्मूला होता है। क्या होता है? C2H2 प्लस 2, C2H2 और C2H2 माइनस 2 ये होता है। ये इसका क्या होता है? एक फार्मूला इसका होता है। अगला क्या है कि प्रोपेनॉल है C3H7OH, C3H4OH और C2H5OH। अगला क्या है? C3H6OH। पूछ रहा है कि प्रोपेनॉल क्या है? तो प्रोपेनॉल आपको हो जाएगा ये प्रोपेनॉल है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? एथेनॉल जो है क्लोरोफॉर्म। 12वां है, शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? तो 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? 7 होता है। 13वां है, धावन सोडा या प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धावन सोडा क्या है? तो धावन सोडा क्या
क्या बात करा, ये Na2CO3 इंटू 10H2O ये एक होता है, इसके साथ एक प्रोपेनॉल का पूछा तो CH3, माने एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन को बनाया हुआ है, तो ये आपका 13वां सही है। अगला है, अब यहाँ से बच्चों शुरू हो गया जीव विज्ञान का पोर्शन। ज़्यादा आप इतने पढ़ के जाइएगा, आपको क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है, तो क्या होता है, वृक्क में होता है, जानते हैं आप लोग। फिर निम्नलिखित में कौन सा रोग यौन संचालित नहीं होता है, सिफिलिस, HIV, हेपेटाइटिस, गोनोरिया। कौन सा कह रहा है, इसमें कौन सा रोग जो है ये यौन संचालित नहीं है, तो जाहिर सी बात है जो यौन संचालित रोग नहीं होगा वो कौन सा नहीं होगा, हेपेटाइटिस। ये हेपेटाइटिस क्या है, यौन संचालित रोग नहीं है। बाकी 3 रोग क्या है, यौन संचालित मतलब बच्चों क्या होता है, जो यौन से जो रोग यौन से होते हैं। अगला है, पित्तरस का श्रावण होता है, कहाँ से होता है, यकृत से होता है। केवल प्रोटीन के बने होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम्स, प्रियांस, जीन। क्या कह रहा, केवल जो प्रोटीन से बने होते हैं, जो केवल प्रोटीन से बनते हैं, ये क्या होते हैं, प्रियांस होते हैं। अगला क्वेश्चन है सॉरी, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। मुकुलन द्वारा किसमें जनन होता है, अमीबा। क्या आ गया, अमीबा आ गया, ईस्ट आ गया, प्लाज्मोडियम हो गया, और क्या होगा, क्या नाम उसका है, लिस्मानिया हो गया। कह रहा है किसमें जो है किसके द्वारा, अलैंगिक जनन क्या बच्चे होता है, ऐसा जिसमें लिंग का कोई कारण नहीं होता है। तो ईस्ट जो होता है बच्चों, ईस्ट में क्या होता है, अलैंगिक जनन में मुकुलन द्वारा होता है। मुकुलन क्या होता है, इसमें बड़ निकलते हैं, फिर बड़ क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। फिर है, दाएं निलय से अशुद्ध रक्त किस अंग में जाता है, तो जहाँ जो है कहाँ जाता है बेटा, फेफड़े में जाता है, जहाँ शुद्ध होता है। और एक चीज़ यहाँ समझ लेते हैं, जो फेफड़े में 4 कच्चे होते हैं, उसके बाद बायां जो निलय होता है वहाँ से पूरे शरीर में जाता है, और दाएं निलय से फिर कहाँ जाता है, फेफड़े में जाता है। ठीक, ये क्या होता है। अब जो अलिंद होता है, दायां अलिंद से ब्लड काम होता है, बायां अलिंद होता है, जहाँ 4 के, यही पूछा था कि मनुष्य के हृदय में क्या कच्चे होते हैं, 4 कच्चे होते हैं। उस मनुष्य के हृदय के बाईं तरफ शुद्ध रक्त होता है, और दाएं तरफ क्या होता है, अशुद्ध रक्त माने मतलब गंदा रक्त नहीं होता, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य मिले हुए थे, वो अशुद्ध रक्त होता है। फिर है, पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अनुकूलन है, तो पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए प्रकलिका सबसे क्या होती है, अनुकूल होती है। पौधों में 14वां क्वेश्चन है कि पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवण का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो जा से जाइलम, जा से जड़ हो गया। और पौधों में बना हुआ भोजन किसके द्वारा होता है, तो उसका नाम है फ्लोएम होता है। निम्न में अगला क्वेश्चन बेटा है, निम्न में से किस पौधे में पुष्प एक लिंगी होते हैं, तो क्या हो गया, एक लिंगी पुष्प क्या होता है, पपीता, इसका उत्तर हो गया। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है बेटा, 46 होती है। कितनी होती है, 46, या क्या कह सकते हो, 23 जोड़ा, क्या 23 जोड़ा या 46 कह सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीज का है, तो ये होता है डबल आर हो गया। फिर स्वापोषी पोषक के लिए आवश्यक क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, और क्लोरोफिल है, अर्थात इसमें क्या है, सभी सही है। क्या है, सभी सही है। मेरा मन कह रहा है कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएगा। फिर एक खास श्रृंखला में शाकाहारी जंतु क्या होते हैं, तो शाकाहारी जो जंतु होते हैं वो क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, जैसे बकरी, खरगोश, ये सब क्या होते हैं, शाकाहारी में आते हैं। फिर है मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप नियमन, संतुलता, भूख नियंत्रण आदि अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, तो मस्तिष्क का वो भाग जो सबका नियंत्रण करता है उसका नाम बेटा है डायनसेफ्लॉन, ऐसी पाया जाता है। क्या नाम है, डायनसेफ्लॉन है। तीसरा भाग क्या है देख लेते हैं हम, कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो क्या होता है इसमें हीम नाम का एक होता है, हीम होता है, नाम का प्रोटीन होता है, या इसे कहते हैं हम लोग हीमोग्लोबिन होता है। निम्न में कौन सा मानव के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिनी, डिंबवाहिनी, तो क्या होता है, ये शुक्रवाहिनी नहीं है। अगला है, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है, तो अंडाशय हो गया बच्चों इसका। या पादप में जाइलम उत्तरदायी क्या होता है, तो जल के परिवहन के लिए। मानव वृक्क का कार्य क्या होता है, उत्सर्जन करना। इसके बाद क्या है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किसमें निभाता है, ये श्वसन में, किसमें, श्वसन में। निम्नलिखित में से कौन सा जीन पादप शुद्ध गोल बीजों का को प्रकट करता है, तो ये आपका डी हो गया। फिर है, मुकुलन पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, मुकुलन इन सभी में पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये 20 क्वेश्चन इसके थे। कुल मिला के आपको जो क्वेश्चन यहाँ पे हमने हल कराए हैं, देखिए ये जीव विज्ञान के क्वेश्चन हो गए, इधर रसायन विज्ञान क्वेश्चन हो गए, इधर भौतिक विज्ञान क्वेश्चन हो गए। यहीं से आपको परीक्षाओं में क्वेश्चन लगभग नहीं तो हम कह सकते हैं 70 से 80% क्वेश्चन आपको मिलेगा। पेपर दे के आएंगे आप तब बताएंगे सर यहाँ आपने जो कहा था वो सही है। साथ ही साथ अगली कक्षा में आपको हम
समझाएंगे नहीं, बस केवल आपको हम क्वेश्चन की श्रृंखला देंगे, क्वेश्चनों की श्रृंखला देंगे, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय का। इसके बाद चीज़ों समझ लीजिए यहीं पे आप लोग कि इसका जो पीडीएफ जो हमने यहाँ किया है, इसका पीडीएफ आपको जो है इसी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाकर इसको पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन में जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, एक बार फिर रिवीजन कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अगली कक्षा में पुनः मैं इसकी अगली सीरीज के साथ उपस्थित रहूँगा। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।